कैमरा एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करवा रहे हैं जो राजस्थान का जो पारंपरिक नृत्य है घूमर, उसे संजो रही है, सहेज रही हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। मिलिए नृत्य कलाकार ज्योति तोमर से। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस विषय पर और किस विधा की शख्सियत से बात करने वाले हैं। शास्त्रीय संगीत की बात हो या किसी विषय या किसी कला के शास्त्र की बात हो, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये जन सामान्य को बहुत अच्छा नहीं लगता या लोकप्रिय नहीं हो पाता। एक डर बना रहता है। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन कई बार ये धारणा निर्मूल साबित हो जाती है। और जैसे कहा जाता है ना कि खरा सोना खरा ही रहता है। समय के साथ न उसकी चमक घटती है और न उसकी कीमत। ऐसी ही हमारी और हमारे देश की बहुत सारी विरासतें हैं जिन्हें संजोना हमारा कर्तव्य है और श्रोताओं तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। आज ऐसी ही शख्सियत को हमने बॉम्बे टॉकीज में आमंत्रित किया है और ये हैं ज्योति तोमर। ज्योति तोमर जी घूमर नृत्य, जो एक राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है और कहा जाता है कि राजघरानों में ही इसका प्रदर्शन किया जाता था और राजघराने के लोग ही इसका प्रदर्शन करते थे। उसको इन्होंने सीखा और किस तरह से फिल्म पद्मावत में जो घूमर आपने देखा, जिसे कर रही थी दीपिका पादुकोण, इसका निर्देशन किया ज्योति तोमर जी ने। वैसे ये कोरियोग्राफर तो नहीं है, लेकिन इस कला को बहुत अच्छी तरीके से उसके मौलिक स्वरूप में लेकर आगे बढ़ रही हैं। इस धरोहर को संभाल रही हैं और हम तक भी पहुंचा दिया। हमने भी देखा और इस कदर प्रभावित हुए कि सिर्फ एक इसी नृत्य के लिए, जो कि इन्होंने पहला नृत्य निर्देशन किया, और इसी के लिए इन्हें मिल गया राष्ट्रीय पुरस्कार। तो है ना बड़े कमाल की बात। हमें लगता है कि बातें भी बहुत कमाल की होंगी। तो शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं ज्योति तोमर जी का। ज्योति जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रेणु जी कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। हमारे श्रोता जरूर बहुत खुश होंगे और मैं भी उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ। पहले तो ये बताइए। मैं तो यहीं बॉम्बे में ही पली बढ़ी, यहीं पैदा हुई हूँ। मैं उत्तराखंड से। पिताजी बहुत साल पहले यहाँ आ गए थे और वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्राध्यापक रहे थे। तो यहीं बड़ा सा परिवार है मेरा और बम्बई में पले बढ़े, यहीं पर पढ़ाई की और बस यहीं के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जड़ें जो हैं आपके उत्तराखंड से हैं। तो फिर वहाँ का नृत्य और वहाँ का आपने क्या लिया और क्या लेकर आप आगे चली? वहाँ से तो बहुत सारा कुछ लिया है। सबसे पहली बात तो बम्बई में होने के बावजूद इस चीज़ के लिए खास माँ पिताजी ने ध्यान दिया कि हमको अपनी भाषा बोलनी है। डेफिनेटली हम जो गढ़वाली बोलते हैं, बात करते हैं, उसकी धुन मिसिंग है, क्योंकि हर भाषा की एक धुन होती है, एक लहजा होता है, लेकिन गढ़वाली हम पूरी बोलते हैं, समझते हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं। उसके अलावा गढ़वाली गीत और गढ़वाली नृत्य शैली भी हमको आती है। पिताजी यहाँ पर जो गढ़वालियों की जो संस्था थी उसके अध्यक्ष थे और वो गढ़वाल से कलाकारों को बुलाया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो प्रवासी है वो तो यहाँ आ गया है लेकिन उसे अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो जब वो कलाकार आते तो हमारे परिवार में, हमारे घर में वो आया करते थे, रहते थे। तो उन लोगों के साथ में उनको मिलना, उनसे उनके गीत सुनना, उनके नृत्यों को देखना, सीखना, समझना, तो वो तो हमको गढ़वाल से बहुत कुछ मिला ही है और जब भी मौका मिलता है वहां जाते भी हैं। तो आपको तो मिला है और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर भी एक बांट दीजिए। आप कोई गीत की 2 पंक्ति सुना दें। हाँ, सावन का एक बड़ा अच्छा सा गाना है, राही जी का गाया हुआ। तो मैं उतनी बहुत बेहतर गायिका तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश। रिमझिम को मैनो लगो सोने रंगीलो रंगीलो, अजमी मेरो सोजना मिलो, अजमी मेरो सोजना मिलो। क्या बात है। तीले दारू बोल किड़ी रुमझमा, हाय मती माँ रुमझमा, हाय मती माँ रुमझमा। एक गाना जो है माँ हमेशा गाती थी और हमें अभी भी गाती हैं,
लेकिन वो गाना हमको पूरा आता नहीं है। उसका कारण ये है कि वही बात है कि लड़की की शादी हो गई है, वो ससुराल में है और कुछ त्योहारों में उसे अपने मायके की याद आती है, जो हमेशा का रहा है। जी। हमारी माँ शादी के बाद देहरादून से बम्बई आ गई थी और करीब 3 साल तक तो उनका आना जाना रहा था, लेकिन उसके बाद ऐसे हुआ, उस समय में तो देहरादून से बम्बई आना वॉज बहुत मुश्किल काम। तो दादी बिस्तर पर थी और फिर बच्चे हो गए थे, 3-4 बच्चे थे, तो उसके बाद फिर माँ नहीं जा पाई अपने माँ पिताजी को मिलने के लिए तकरीबन 14 साल। ओहो। क्योंकि हम इतने भाई बहन, दादी बेडरिडन थी, तो भाइयों की उनकी शादी हुई, बहनों की शादी हुई, माँ कहीं नहीं जा सकी क्योंकि यहाँ पर किसके पास छोड़ करके जाए। जी। तो एक गाना है वो हमेशा गाती हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वो रोने लग जाती है, 2 लाइनों के बाद ही। तो वो हमको पता है, लोगों से सुनने की कोशिश भी की है, लेकिन लिरिक्स उसके ज्यादा आती नहीं है, पर वो बहुत ही खूबसूरत गाना है। चौका कतीरा झपन्याली डालियों माँ गुगती घुरेली घूर घूर, भाई बहनों की खुद लगीच जिकड़ी झुरेली झूर झूर। बस इतना ही आता है, क्योंकि ये गाने का यही मतलब है कि घर के आंगन में झपने वाली डालियों में, मतलब एक से झुकी हुई फूलों से फलों से ऐसी डालियां जो हैं, उसकी मुझे याद आ रही है। और भाई बहनों की खुद लगीच, खुद का शब्द जो है ये इसका पर्यायवाची हम हिंदी अंग्रेजी किसी में भी नहीं ढूंढ पाए। पिताजी हमेशा कहते थे कि हर भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पर्यायवाची आपको शब्द दूसरी भाषा में नहीं मिलता, वो भाव नहीं मिलेगा। तो जो खुद है उसका मतलब ये है कि जब हमें किसी की बड़ी ही याद आती है और उससे जो टीस और जो एक वेदना होती है, दुख वाली होती है, मतलब वो करुणामयी होती है, तो वो खुद है। तो कि भाई बहनों की, मतलब भाई बहनों की खुद लगी है, मतलब तो बस इसके आगे फिर माँ रोने लग जाती थी। हमको भी ये गाने इसके आगे आता नहीं है। चलिए, तो वहां से अब निकलकर वहां की संस्कृति को लेकर आप आगे बढ़ी जी। फिर आपने क्या सीखा? मेरे माँ पिताजी, हम लोग 9 बहनें हैं जी। और एक भाई, तो उन्होंने कभी भी हम लोगों को ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो, तुम्हारा सीखना समझना कुछ कार्य करना सीमित है, कभी भी नहीं। उन्होंने हमें पूरी स्वतंत्रता दी अपने आप को जानने के लिए, अपने पढ़ाइयों के लिए, और जो भी हम दूसरी सांस्कृतिक चीज़ें करना चाहते थे उसके लिए। मेरी सबसे बड़ी बहन ने कथक सीखा है करीब 14 साल। तो जब मैं 4 साल की, पौने 4 साल की थी, तो जब वो रियाज किया करती थी, उनके गुरुजी घर आते थे तो वो करती थी, और मैंने भी तब से ही उनके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे तब कथक सिखाना शुरू किया। तो कथक तो सीख रही थी, और उसके अलावा स्कूल कॉलेज में जो डांस वगैरह होते थे वो भी हम सीखते ही थे। मैं 9वीं कक्षा में थी जब डांस बैले हुआ था वार्षिक उत्सव में स्कूल के, सेनानी, वो राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उसमें रानी हाडी के बारे में बात हुई है, और कि कैसे वो शादी करके ससुराल पहुंचती हैं और अभी उनके पति आकर के उनसे मिलते ही हैं कि संदेशा आ जाता है कि युद्ध के लिए उनको जाना है। तो पति जो है वो नाराज हो जाते हैं कि मैंने तो अभी तक अपनी दुल्हन का चेहरा भी खूबसूरती अच्छे से देखा नहीं है, अब मैं युद्ध में क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कमजोर पड़ते हैं। तो रानी हाडी जो है वो उन पे उलाहना देती है, वो कहती है ठीक है आप तो कमजोर हैं, आप मुझे तलवार बता दीजिए, मैं जाती हूँ, आप चूड़ी पहन के घर में बैठिए। तो इस पर गुस्सा होकर के वो दंदनाते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं तो उनको एहसास होता है कि नहीं, मेरी जो पत्नी है याद आ रही है, मैं मिला भी नहीं हूँ। तो वो एक दूत भेजते हैं और पत्नी को कहते हैं कि मेरे लिए अपनी कोई निशानी, सेनानी भेजो। तो वो रानी हाडी इतना शर्मिंदा होती है कि मेरे पति के डिस्ट्रैक्शन का कारण, उनका पूरा ध्यान युद्ध में होना चाहिए और मेरे कारण वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो वो पता है क्या भेजती हैं सेनानी, वो अपनी गर्दन काट के भेज देती है। तो जैसे कहानी बताती है वो ऐसे है कि फिर उस सर को उन्होंने अपने गले में बांधा था और युद्ध किया था और जीते भी थे। ये जब डांस बैले मैंने किया, रानी हाडी का किरदार मैंने किया, तो मैं बहुत ही, जिसको कहते हैं ना अंदर तक आप हिल जाते हैं, वैसा मैंने कहा ये कैसी सोच है, कितनी बहादुर है, और अपने देश के लिए, मतलब पति अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है, वो राजा के लिए लड़ रहा है। क्या शौर्य है।
वो मेरा सबसे पहला परिचय था राजस्थान के साथ में। पता नहीं कुछ पिछले जन्म का भी होगा कि फिर वो वही चीजें जुड़ गई और वही मानसिकता हर हर जगह मैं राजस्थान को, राजस्थानी संस्कृति को ढूंढने का प्रयास करती थी। लेकिन बाहर जो है ज्यादा गरबे होते थे, जो तो बम्बई में होता ही है जी। नवरात्रि के समय पे, और मराठी डांस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब 1988 में राजमाता साहब से मेरा परिचय हुआ तो बस उसके बाद गरबा, गुजराती डांस, कथक सब छूट गया और मैं घूमर के साथ जुड़ गई। क्योंकि वो एक पूरा, जिसको कहते हैं ना, एक बड़ा सा आसमान यूं मेरे सामने खुला, जी। और मैं अभी भी उसमें बहुत कुछ खोज ही रही हूँ, चल ही रही है पढ़ाई अभी भी। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। पधारो मारे देश। आओ मारे देश जी। केसरिया बालम आवो सा पधारो, हाँ पधारो मारे देश। पधारो मारे देश जी। आवो मारे देश जी। केसरिया बालम आवो सा पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो सा पधारो मारे देश। दुर्ग झरोके जालियां रचे प्रीत की रास। कण कण में गूंजे यहाँ जुग जुग का इतिहास। पधारो मारे देश। आवो मारे देश जी। केसरिया बालो आओ सा पधारो मारे देश। नारी पचरंग ओढ़नी, मर्द सजीली बाग। रचते घूमर घाघरे, जब छिड़े रंगीले राग। पधारो मारे देश। आओ मारे देश जी। केसरिया बालम आवो नी पधारो, हाँ पधारो मारे देश। पद्मावत फिल्म के घूमर की बात तो करेंगे, लेकिन जो अभी आपने यहाँ राजमाता साहब की बात की, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। राजमाता साहब वो किशनगढ़ के राजघराने की राजकुमारी, जी। और उनको पद्मश्री मिला था घूमर को पुनर्जीवित करने के लिए 2007 में। वो राजघरानों से पहली महिला हैं और अकेली महिला हैं जिन्होंने बाहर निकल करके लोगों को, जिसको कहते हैं ना, जनाने के दरवाजे खोले और कहा कि देखिए
हम रानी महारानियां भी नृत्य करती हैं और इस तरीके से करती हैं। आम जनता के दिमाग में ये एक धारणा है कि रानी महारानियां डांस नहीं करती हैं, नृत्य नहीं करती हैं, और ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच है। आप एक बच्चे को भी अगर देखेंगे तो वो जब खुश होता है तो वो सबसे पहले नाचता है। जी हाँ, बिल्कुल। रिदम जो है वो हमारे जो ताल है जो हमारे शरीर में है, तब चाहे वो हृदय की गति हो, सांस लेने का तरीका हो, चलने की बात हो, लेखन करते वक्त हो, या खाना बनाते वक्त, तब चाहे रोटी बनाएं या कढ़ाई में हम सब्जी बनाएं, सब में ताल है। तो वो कहती है कि हम क्यों इस चीज से दूर रहते। तब हमारे पास ऐसे थोड़ी है कि अगर मैं खुश हूं तो मैं अपने आसपास के स्टाफ को कहूंगी कि भाई आज मैं बहुत खुश हूं, नाचो तुम। वो क्यों नाचेगी? खुश तो मैं हूं तो नाचूंगी तो मैं। तो सारे पर्व त्योहार, तीज जो भी है, तब चाहे राजा जीत करके आए हैं, या तीज है, या होली है, या दिवाली है, नई बहू घर आई है, हमें मौका मिलने चाहिए होता था, और हम लोग जो है अपने जनाने में नृत्य किया करते थे। यहाँ तक कि जब नई बहू घर आती है, और ये आज दिन तक ये रिवाज चलता है कि जब राजघराने में या राजपूत परिवार में लड़की बहू नई आती है तो सबसे पहले महिलाओं के घर की महिला सदस्यों के बीच में नृत्य करती है, नाच करती है या घूमर करती है। और ये जो धारणा है कि नहीं, राजपूत लड़कियों पे बड़े ही अनुशासन और वगैरह वगैरह हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि वो बिल्कुल लाचार हैं और कुछ नहीं कर सकती है। तो राजमाता साहब ने कहा कि जब हमारे किले जो है उनके दरवाजे खुल गए हैं, म्यूजियम बन गए हैं, लोग पैसे दे करके टिकट लेकर के अंदर जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ ये बेडरूम रहा होगा, ये बिस्तर रहा होगा, अच्छा वो अलमारी थी, तो फिर ये खाना यहाँ बनता रहा होगा। तो जब ये सब बातें हैं तो क्यों नहीं हम महिलाओं का नृत्य भी लोगों को पता चले। तो इसके लिए उन्होंने 1986 में अकेडमी बनाई, गणगौर घूमर नृत्य अकेडमी, और उन्होंने कहा जो मेरे पास सीखने आएगा मैं उसको सिखाऊंगी, कोई बंधन नहीं, और वो किसी से फीस नहीं लेती थी जी। तो हम लोग गवर्नमेंट आर्टिस्ट भी हैं, आईसीसीआर के साथ में हैं, और सबसे पहला मौका उन्हें मिला था 1986 में ही, 87 में गई थी, रशिया गई थी फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए। तो पूरा एक महीना हिम्मत का काम था। सब लड़कियां 14 से 16 साल की उम्र की थीं, और उनको भारत से लेकर के इतनी दूर एक महीना ले जाना, और वो भी अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। वो बड़ी अनुशासन प्रिय थी और बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोगों को लेकर के साथ में थे। तब मैं नहीं थी उनके साथ में, मैंने 88 में उन्हें ज्वाइन किया। तो वो उनका आज दिन तक नियम हम ये फॉलो करते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं तो कोई भी पाश्चात्य तरीके के कपड़े नहीं, हम या तो साड़ियाँ लेकर के जाते हैं या सलवार कमीज, और घाघरा लुगड़ी तो साथ चलता ही है। कोई स्लीवलेस नहीं पहनता, कोई नाइटी नहीं पहनता। उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति नहीं है। अच्छा। दूसरा, हमारे म्यूजिशियन राजस्थान से ही आते हैं जो परंपरागत रूप से रजवाड़ों में भी कार्य किया करते थे, और वो उनका लंगा मांगनियाज के नाम से वो प्रचलित है, वो हमारे साथ चलते हैं। तो उन्होंने यानी कि जो भी चीज हो पूरी प्रामाणिक हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वो उन्होंने हमको इसी तरीके से बांध के रखा। हमारी पोशाक, हमारे कपड़े ये नहीं है कि अब हम सिंथेटिक पहनते, नहीं, हमारे ओढ़नियां जो हैं वो आज भी मलमल की हैं। अच्छा। गोटा, पट्टी, किरण, बाजू, मेहंदी तक ये डिजाइन वाली नहीं लगती, वो जो पुराने जमाने में लगती थी ना, वो पचेटिया बोलते हैं उसको, बीच में एक गोला बनता है, फिर 4 कॉर्नर में, और फिर एक दाहिने हाथ में यूं अंजुली सी बनाई जाती है और मेहंदी डालते हैं, उसको मुट्ठी को मुठिया बोलते हैं उसको। तो जब खोलते हैं तो जहां जहां लाइनें आपकी दब गई वो अपने आप, तो वैसा ही परफॉर्मेंस के लिए हम लोग आज भी मेहंदी लगाते। अच्छा। वो कहते हैं कोई तो हो जो हमारी इस धरोहर को संजो के रखे। तो गाने भी हम नए तरीके के नहीं लेते हैं, वो इतनी पर्टिकुलर थी कि उन्होंने कभी भी म्यूजिशियंस बम्बई के, दिल्ली के या गुजरात के नहीं लिए। उन्होंने कहा बजावट में फर्क होता है, जो पुश्तैनी ये नृत्य करते आ रहे हैं, नृत्य के साथ में बजाते आ रहे हैं, वही चलेगा। तबला नहीं चलेगा, नगाड़ा चलेगा जी, ढोलक चलेगी लेकिन राजस्थान की चलेगी, ढोल चलेगा पंजाब का नहीं, राजस्थान का ढोल चलेगा जी। तो बस उन्होंने ये धरोहर संजोने का काम किया। अब हम लोगों को दिया है, 2013 में वो देवलोक हो गए, तो अब हमको दिया है, तो हम भी थोड़े थोड़े कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर के आगे चल सके। कोशिश करके आगे जरूर चलेंगे। यहाँ पर कोई गीत अगर आप सुनना चाहें जो आपकी पसंद का हो, सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गीत, ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल है। रेशमा और शेरा एक फिल्म थी जिसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें इतनी अलग अलग राग बदलती हैं। तू चंदा मैं चांदनी,
ना सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छाँव ना कोयल ना पपीहरा ऐसा मेरा गाँव रे कहाँ बुझे तन की तपन कहाँ बुझे तन की तपन ओ सैया सिरमोर चंद्र किरण को छोड़ कर चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर जाग उठी है सांवरे जाग उठी है सांवरे मेरी कुंवारी प्यास रे अंगारे भी लगने लगे पिया अंगारे भी लगने लगे आज मुझे मधुमास रे मधुमास रे आज मुझे मधुमास रे तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे गलबैया डालों के छूटे नहीं गलबैया डालों के छूटे नहीं मेरा सपना सजन अब टूटे नहीं मेहंदी रची हथेलियाँ मेहंदी रची हथेलियाँ मेरे काजल वारे नैन रे पल पल तुझे पुकारते
मैं बेजुरी तू पंछी मैं पास रे। आज है हमारे साथ ज्योति तोमर जी, और जिनका घूमर नृत्य बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष की बात जो चल रही है वो बहुत अधिक रोचक है, बहुत प्रेरणाप्रद है। जो आपने बताया कि ढोल चाहिए तो राजस्थान का, नगाड़ा चाहिए तो राजस्थान का, वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ चाहिए जो मूल रूप से, मौलिक रूप से जैसा होता था उसको लेकर चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी गुरु माँ लेकर चली और आप उसको लेकर चल रही हैं। जी। ज्योति जी, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने आपसे शर्त रखी कि क्या करना है, किस शर्त में आप बंधी हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें, भाई रेडियो का माध्यम है, लेकिन ज्योति जी वैसे ही पारंपरिक वेशभूषा में आई हैं, साड़ी पहनकर। परंपरा को आप कैसे निभा रही हैं? राजमाता साहब, जब हम उनके पास सीखने के लिए जाते थे तो जी। सिर्फ 2 हमसे बात कहती थी कि मुझे 2 तुम लोगों को मुझे वचन देने होंगे। जी। एक तो ये कि ये नहीं कि तुमने मुझसे सीख लिया और बाहर जाकर के क्लासेस इसके चलाने लग गए, क्योंकि अच्छा। ये याद रखना कि ये नृत्य शैली जो है ये धनोपार्जन के लिए नहीं है। मतलब क्लासेस चला करके आपने ये सिखा दिया, वो सिखा दिया। और दूसरा ये है कि इसका जो वास्तविक स्वरूप मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ उसको तुम इसी तरीके से लेकर के चलोगे, उसका स्वरूप विकृत नहीं करोगे। बस ये 2 हमसे वचन लिए जाते थे, और इसी वचन के हिसाब से हम आज भी हमारी अकेडमी का जो भी शोज वगैरह होते हैं हम करते हैं। लेकिन तो मुश्किल वचन। वचन तो मुश्किल हैं, पर इसके बिना फिर हम उस सांस्कृतिक धरोहर की कैसे संरक्षा करें, कैसे उसको उस तरीके से प्रेजेंट करें। लेकिन ज्योति जी, एक बार बताइए कि बिना पैसे के कैसे चलेगा? कुछ नहीं, भी आ गया। पैसे वो देखिए वो नहीं लेती थी हमसे। जी। और आज भी हमारी अकेडमी से जो लड़कियां हमारे साथ परफॉर्म करने के लिए जुड़ती हैं जी। हम उनसे नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम वर्कशॉप करते हैं जी। तो इस चीज के लिए तो बहुत बहुत वो जागरूक थी, और वो बोलती थी कि मेरे म्यूजिशियंस को सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, वो किशनगढ़ से थी। अब किशनगढ़ में वो हमसे जब बात करती, वो कहते थे कि बेटा हमारी तो आंख ही म्यूजिक से खुलती थी, और जब हम सोते थे तब तक हम म्यूजिक सुनते थे, क्योंकि जिसको कहते हैं ना पैट्रनाइज किया जाता था। जी। राजे रजवाड़े इन नृत्य वादकों को, इनको कलाकारों गायकों को संरक्षित करके चलते थे। जी। तो किशनगढ़ महल की तो बात ऐसी थी कि जैसे सुबह उठे तो वो सुबह की राग के गाने चल रहे हैं, फिर पता चला ठीक है महाराज जो हैं वो अब उठ गए हैं, वो नहाने के लिए जाएंगे, तो नावण के गाने गाए जाते थे। खाने के लिए बैठे तो जीमण के गाने गाए जा रहे हैं। अब अच्छा। सोने के लिए जा रहे तो पोड़ने के लिए जा रहे हैं तो उसके गाने, कोई मेहमान आया, बहू बेटी आई है तो उसके स्वागत के गाने गाए जाते। तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो ये जिसको कहते हैं लाइव ऑर्केस्ट्रा या रेडियो हमारा यही था। क्या बात। तो ऐसी संस्कृति में मैं पली बढ़ी हूँ। मैंने कभी इस चीज को ये नहीं सोचा कि ये पैसा कमाने का माध्यम है, ना हमने कभी ये देखा कि इनको हम पैसे दे रहे हैं। वो हमारे साथ रहते थे, जीते थे, और वो उनका संरक्षण करना ये हमारा कर्तव्य था। तो यही काम हमको आज भी करना है। तो हमारे जब भी हम किसी कोई हमें बुलाता है तो बजट में सबसे पहला हमारा खर्च जो होता है वो हमारे म्यूजिशियंस के लिए होता है। हम जो भी कर रहे हैं हमारा जुनून अलग है, हम संरक्षण की बात करते हैं, हमारा एक पागलपन है कि नहीं कुछ करना है, लेकिन उनके लिए ये रोजी रोटी है। जी, परिवार तो चलना। उनको परिवार चलाना है इसी के माध्यम से। तो सबसे पहला खर्च हमारा होता है कि म्यूजिशियंस को भरपेट अच्छा पैसा दिया जाए। उसके बाद में जो लड़कियां सिखाने के लिए हमारे साथ चलती हैं, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, सबका अपना परिवार है, सब अपनी अपनी नौकरियां कर रही हैं, तो वो नौकरी छोड़ करके हमारे साथ आती हैं वर्कशॉप के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर उनका जो है हम उतना तो नहीं दे सकते हैं जितना उनको नौकरी में मिल रहा है, लेकिन एक दैनिक भत्ते के हिसाब से हम उनको थोड़ा बहुत रखते हैं, क्योंकि उनका भी जुनून वही है कि हाँ भाई ये डांस फॉर्म है, हमको करना है। तो इस चीज के लिए वो बहुत बहुत अनुशासित तरीके से हम लोग को लेकर के चलती थी। और वो कहती थी क्लासेस इसलिए नहीं चलाने हैं क्योंकि जहां हम क्लासेस चलाने लगेंगे तो फिर हमको म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, और म्यूजिक हम इन म्यूजिशियंस को हम बिठा के नहीं रख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि हम रिकॉर्डेड म्यूजिक रखेंगे। जी। जहां हमने म्यूजिक को रिकॉर्ड किया, सबसे पहले मैंने एक जो बड़ा पिलर है इस संस्कृति का वो तोड़ दिया। जी। वो तोड़ दिया माने आप रिकॉर्डेड म्यूजिक में भले ही आपको लगता है कि आपका कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है, सब कुछ है, लेकिन जो एक जिसको कहते हैं ना स्पॉन्टेनिटी जो होती है, जो एक आत्मा होती है, वो खत्म हो गई, रूह तक नहीं पहुंचती बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जब हमारे वर्कशॉप में आते हैं लोग
तो वो जिस चीज को सबसे ज्यादा अच्छा महसूस जिससे करते हैं। उत्साहित होते हैं वो है लाइव म्यूजिक। गाने को आप सुनिए, एक रिकॉर्डेड में जो ढोल बजेगा जी। और आपके सामने जो ढोल बजेगा, बहुत फर्क है। आपके कितने ही पाँव क्यों ना दुख रहे हो, कितने ही आप थके क्यों ना, आप तुरंत खड़े खड़े हो होकर के जाएंगे। नाचेंगे ही। तो इसलिए वो जो है उन चीजों को लेकर के चलना, यानी कि कहीं भी समझौता नहीं करना है। समझौता बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा क्लासेस चलाओगे तो तुम उस क्लासेस को चलाने के लिए फिर तुमको समझौते करने पड़ेंगे, फिर व्यावसायिकरण हो जाएगा, बिल्कुल, बिजनेस हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। जी। तो उन्होंने इस चीज से हम लोग को हमेशा डिस्करेज किया। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, इसको अपना मान करके चलो। वो हमको हमेशा कहते कि मेरे मांझने से तुम कैसे कपड़े पहनते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगी, तुम ज्योति उत्तराखंड से नहीं हो, तुम सो एंड सो गुजरात से या महाराष्ट्र से नहीं हो, तुम जब मेरे साथ हो, मेरे साथ चल रही हो, तो तुम एक राजपूत लड़की हो जो राजस्थान के राजघरानों से संबंध रखती है। तो उसी तरीके से तो बिल्कुल हम लोगों के नियम कि आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए, बिंदी, काजल, कान में, गले में, हाथ में, पाँव में पायल, सब होना चाहिए। स्लीवलेस न तब अलाउड था, न आज अलाउड है। तो ये थोड़े से अनुशासन है, और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम भारत के रूप में जाते हैं, तो पहचान इसीलिए लोग होते हैं। लोग हमको देख करके तुरंत पहचानते हैं। मैं पाश्चात्य कपड़ों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी पहनते हैं। जब मैं पतली थी तब मैं भी पहना करती थी, लेकिन जब जैसा जो है, जैसा देश वैसा भेष, जो जिस संस्कृति को हम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वैसा होना जरूरी है। कहाँ तक पहुंची फिर जब आपका ये जो जुनून था, कैसे संजय लीला भंसाली तक पहुंचा? संजय को मैं 87 से जानती हूँ। मैं असल में जिस गुजराती ग्रुप से जुड़ी थी, मैं असल में 11th में थी, तब हमारे कॉलेज में वसुंधरा मेहता आई थी। एक हुड़ो डांस गरबा जो होता है गुजरात का, वो कोरियोग्राफ करने के लिए आई थी कंपटीशन के लिए। तो उन्होंने तब मुझे कहा कि ज्योति, तुम प्रोफेशनल डांसिंग, मेरा एक ग्रुप है वर्णम, और हम लोग साल में नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन उसमें डांस करते हैं, आना चाहोगी? तो तब 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि तब मुझे पुलिस बनना था, डांस मेरे दायरे में कहीं नहीं था, और दूसरा मैंने कहा मैं माँ पिताजी से पूछ के बताती हूँ। जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दो, उसके बाद में प्रोफेशनली तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो। मैंने जाके उनको बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। और रेणु जी, आपको आश्चर्य होगा, 4 साल के बाद मुझे एक पोस्ट कार्ड मिलता है। अच्छा। और उसमें लिखा, वो पोस्ट कार्ड मेरे पास आज भी है। उन्होंने लिखा था कि आशा है तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया होगा और तुम अभी भी डांस करने की इच्छा रखती होगी। मेरा अब ये कार्यक्रम ऐसे ऐसे शुरू होने वाला है, तो मेरा ये फ़ोन नंबर है, अगर तुम आना चाहती हो, हिस्सा बनना चाहती हो, तो तुम मुझे फ़ोन करना। तो मैं ऐसे भौचक के उस पोस्ट कार्ड को देख, क्योंकि मैं तो भूल चुकी थी इस सारे इंसिडेंट को। तो जब मैंने माँ पिताजी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, बिल्कुल तुम फ़ोन करके जाओ, देखो तो सही वो क्या कह रही हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आज शाम को आ जाओ, प्रैक्टिस है। वहाँ मैं गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो गरबे अलग तरीके से, तो वो मैंने किए, मैंने प्रेजेंट किया। उस वक्त दूरदर्शन में आओ मारी साथे एक कार्यक्रम आया करता था जी। तो उसमें हम लोग जो है परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। दूसरा डांस ग्रुप आया था तरंग, तो मेरे साथ में ही वर्णम में एक लड़की थी, उसने मुझे कहा था कि तरंग में एक जो कोरियोग्राफर हैं संजय लीला भंसाली, वो बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी करते हैं, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जब, मुझे आज भी याद है, जब वो एंटर हुए थे ऐसे सामने दूरदर्शन में, हम तो अपने घाघरे वगैरह में तैयार बैठे थे, और मैंने कहा वाह ये कौन है। जब उनका मैंने डांस देखा तो मैं और एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी, जिसको कहते हैं जैसे कि डोरी से बांधा हुआ उस सारी लड़कियों को। अच्छा। बिल्कुल। और फिर जब उन्होंने सबने डांस किया और मैं ऐसे थी कि बस अब मुझे ये डांस में मुझे भी हिस्सा बनना है। जब डांस खत्म हुआ फिर लड़कियों को पड़ी डांट। अच्छा। क्योंकि मुझे तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी, लेकिन संजय को जरूर दिखाई दी थी। और जब उन्होंने डांटा तब मैंने कहा वेल, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं मिली, तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुम आओ हमारे साथ डांस करना। पर अगले साल, क्योंकि इस साल का तो हो गया था, अगले साल मैंने राजमाता साहब को ज्वाइन कर लिया था। तो फिर धीरे धीरे गुजरात वाला मेरा डांस छूटा गया, लेकिन संजय के साथ में मैं टच में थी। 2003 में हम लोग का एक कार्यक्रम बम्बई में हुआ था, तो मैंने उनको बुलाया था कि संजय आइए आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, गुजरात नहीं राजस्थान में क्या कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा तो एक तो उनको भी लाइव म्यूजिक बहुत पसंद है, तो जब उन्होंने पूरा देखा कि हम
इतनी पारंपरिक पोशाक में और लाइव म्यूजिक के साथ में ये फॉर्म उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो जब खत्म हुआ तो उन्होंने राजमाता साहब को कहा कि देखिए, मैं इतना प्रभावित हूँ इस नृत्य शैली से कि भविष्य में अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूँ उसमें घूमर की गुंजाइश है तो आप आएंगी, करेंगी? तो राजमाता साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि राजमाता साहब को संजय की फिल्में बड़ी पसंद थी क्योंकि वो इतने परफेक्शन से बनाते हैं और म्यूजिक और डांस पे खास विशेष ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। तो उसके बाद जब 2016 में संजय ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ज्योति आपको ये गाना बन रहा है तो ये करना, तो मैंने कहा कि पर राजमाता साहब तो अब रहे नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन करना तो है, तो अब तुम करो। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि ये डांस ज्योति तोमर नहीं करवा रही थी, ये डांस राजमाता साहिबा की शिष्या ज्योति तोमर करवा रही थी, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मैं बड़े स्ट्रेस में रहा करती थी और वहाँ जब मैं गई और उन्होंने खास ढोल भी मंगवाया था और जब पहले दिन मैं मिलने गई उनसे बातचीत की, तब मैं वहाँ से लेके घर तक मैं रोते हुए आई थी क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। राजमाता साहब होते तो बिल्कुल अलग बात होती, फिर मैं उनको असिस्ट कर रही होती, पर अब मुझे किसी भी वक्त ये इस तरीके से नहीं सोचना था कि मुझे क्या करना, मुझे ये सोचना था कि राजमाता साहब जब करवा रहे होते तो कैसे करवाते। तो ये अपने आप में बड़ी, और मैंने उनको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। और जब पहली बार हम प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने ढोल मंगवाया, ढोल पे मैंने नाचना शुरू किया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं राजमाता साहब के देहांत की बात से आई वॉज लाइक एक्चुअली इनटू डिप्रेशन, जो मैंने रियलाइज ही नहीं किया था क्योंकि हम अपने दूसरी कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मानसिक रूप से हमारी क्या परिस्थिति है ये हमारा ध्यान नहीं हो पाता। और तब वो एक नया, जिसको कहते हैं आई एम वेरी गुड एट कंपार्टमेंटलाइजिंग थिंग्स, और फिर एक नया बॉक्स खुला और मैंने कहा अरे ये मेरी कितनी सारी भावनाएं थी और जो इमोशंस थे मैंने उनको बंद करके रखा हुआ था और मैं ये मिस कर रही थी। तो बस फिर कुछ नहीं, उसके बाद जाती थी दीपिका को ट्रेन करती थी एंड धीरे धीरे इट रियली हेल्प मी कम आउट ऑफ व्हाट माइंडसेट मैं खुद थी। तो उसमें तो दीपिका जी को आप सिखा रही थी और भी जो सह नृत्यांगनाएं जो थी उनका नहीं, कितने उसके लिए कृति को संजय ने लिया था क्योंकि संजय ने सबसे पहले मुझसे कहा था कि ज्योति तुम्हारे पास कितनी लड़कियां अकेडमी में, तो मैंने कहा मेरे पास अभी तो 14 हैं लेकिन आपको डेफिनेटली अच्छे शेप, सिमिलर शेप और मतलब एक जैसी दिखने वाली लड़कियां चाहिए होंगी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है, अब हम तो सारे वही हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो कोई मोटा हो गया है, कोई जॉब में बिजी है, किसी के बच्चे छोटे हैं, अब शूट के लिए निकलना आसान नहीं होता। तो मैंने कहा तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कृति को भी साथ में जोड़ता हूँ, उसकी अपनी एक टीम है, कृति महेश, उनको भी मैं जोड़ता हूँ, वो उनकी अपनी टीम है, लेकिन ज्योति इससे पहले तुम्हें कृति को सिखाना होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कृति खुद क्लासिकल डांसर है, भरतनाट्यम डांसर है, लेकिन उसने भी बहुत अच्छे से सीखा और समझा क्योंकि ये एक अपने आप में पूरी संस्कृति है। तो आप बस मैं कहूँ 1 2 3 डांस करना शुरू करो, ये संभव नहीं है। तो वो सिखाना है। कृति ने दीवानी मस्तानी जो बाजीराव का गाना था, बाजीराव मस्तानी का, उसका दीवानी हो गई वाला गाना मैं उसमें असिस्ट किया था रेमो को। तो वो शी हैड अ रैपो विद दीपिका ऑल्सो। तो संजय ने कहा कि आप दोनों मिलके इसमें काम कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा पहले कृति के साथ में सेशंस चले, फिर उसके बाद में दीपिका के साथ में सेशंस चले, तो वो चलता रहा, ऐसे सिखाया। आओ जी आओ घूमरड़ी खेलबान पधारो सा घूमरड़ी खेलबान अलम थारो गुररा 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 आस मारो जीवड़ो घड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बाजलो भवन मन भावे चमक चम बाजे पायल बाजे भाई सखेले चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमरड़ी खेलबान आओ सा घूमरड़ी खेलबान। सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे
ये गीत हमने सुना, लेकिन चित्र आपके सामने पूरा आ गया होगा। वस्त्र से लेकर एक एक स्टेप, भाव भंगिमा, सब कुछ। और जाहिर है कि आप भी कायल होंगे कि किस तरह से लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं। ठीक है, हमने ओरिजिनल नहीं देखा है, मौलिक नृत्य नहीं देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। ज्योति जी, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि हम लोगों ने, किसी ने घूमर नहीं देखा है, लेकिन फिर भी देखकर लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। तो क्या आपने कैसे किया उसको और कैसे सिखाया? उसी शिद्दत से उन्होंने सीखा? क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले तो मैं संजय की दाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जी। जब वो गाना भी हम कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि ज्योति, इस नृत्य विशेष की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने उनको बताया था कि ये कैसे बहू आकर के नए घर में पहुंच के ये करती है। जनाने में होता है, वहाँ पे पुरुष जो हैं वो उनका प्रवेश निषिद्ध है, सिवाय जो घर के पुरुष हैं, जैसे कि महाराजा हो गए। जनाने में बाहर का लड़का अगर आ रहा है तो 8 साल से उम्र में छोटा है तो ही उसके लिए संभव होता था आने के लिए, अदरवाइज नहीं। म्यूजिशियंस भी जो होते थे, संगीतकार जो होते थे, वो महिलाएं होती थी। पर अगर पुरुष, आज दिन तक अगर अच्छा। पुरुष संगीतकार हैं तो वो जनाने के पर्दे के बाहर बैठते हैं। और क्योंकि महारानी नाच रही है, जी जी। और तो प्रिंसेसेस एक नाच रही सम्मान हैं, की तो बात एक होती सम्मान है। की भाव है। जी। तो मैंने कहा पहली बात तो ये है, तो इसलिए जनाने में बिल्कुल भी कोई और नहीं होगा, नृत्य के वक्त कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो जब नाच रही हैं तो बाकी, जैसे राजमाता साहब ने हमको बताया था कि तीज के पर्व पे किले के दरवाजे एक बार साल में खुलते थे। अच्छा। आम जनता के लिए। पर नियम वही था कि महिलाएं आएंगी और उनके साथ अगर बच्चे आ रहे हैं तो 8 साल से बड़ा लड़का नहीं आ सकता है। तो वो सबको प्रोटोकॉल्स पता रहते थे। तो उस पर्व में जो रानी महारानियां अपना घूमर वगैरह करती थी, वो उनको देखने के लिए उस वक्त मिलता था। प्रत्यक्ष रानी महारानियां कर रही हैं आम जनता तीज की को। पूजा। हाँ, तो वो फिर अपनी अपनी होता है ना, जैसे अब हमारे लिए सीखना ज्यादा आसान हो गया। यूट्यूब में आप देख रहे हैं, कुछ भी आप रिवाइंड कर करके देख लो। लेकिन जब आप किसी को प्रत्यक्ष नृत्य करते हुए देख रहे हैं, आपको एक बार मौका मिल रहा है, उसके बाद आपने जितना सोचा, समझा और सीखा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तो वैसे आप बाहर जाकर के नृत्य करेंगे। तो घूमर इसी तरीके से बाहर फैला कि लोगों ने देखा कि हाँ, रानी महारानियां ऐसा करती हैं तो हम भी इस तरीके से नृत्य करेंगे। अब जब इस चीज को लेकर के संजय चले तो उन्होंने कपड़ों के बारे में भी खास मुझसे पूछा कि कैसे कपड़े इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, सब कुछ है। मुझे खाली उसमें एक ही कमी दिखी थी कि चुन्नी जो है वो एक पार्ट मतलब जो साड़ी का पन्ना होता है उतनी है, लेकिन राजस्थान में 1.5 पार्ट पहनते हैं, मतलब एक साड़ी का पन्ना और उसमें आधा साड़ी का पन्ना और जोड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि घूंघट खींचते आगे। तो अगर आपने घूंघट खींच लिया है तो पीछे जो है आपकी कमर और आपकी जो तशरीफ है वो दिखती है, वो नहीं दिखनी चाहिए। तो जब आप 1.5 पार्ट का ओढ़ना पहनते हैं तो वो नहीं दिखता है जी। तो इसीलिए वो ओढ़ने का तरीका भी अलग होता है। तो वो मैंने बताया, संजय ने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से कॉस्ट्यूम्स वगैरह, ब्लाउज, लहंगे, ओढ़ने सारे वैसे, किरण वगैरह। तो उन्होंने अपनी तरफ से भी, उनकी टीम ने बहुत खूबसूरत जो बनाए थे कपड़े, सब कुछ था। खाली एक हल्का से ये चुन्नी में कुछ 2-4 चुन्नियां थी जिनमें उनको चेंज करना पड़ा, और डांस वाले उसके लिए तो खास किया ही। तो इन सारी चीजों को लेकर के वो साथ में चले, और घूमर सिखाते वक्त तो खैर वो बात ही अलग थी। तो ये डिटेलिंग का काम जो उन्होंने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके अलावा जो सेट बना था, महबूब स्टूडियो में बना था, तो वो तो उनकी अपना डिटेलिंग का काम था। सिर्फ उसी गाने के लिए सेट बना था। अच्छा। सिर्फ वो गाना शूट हुआ और सब। तो उस गाने में जब आप देखते हैं कि रतन सिंह भी आते हैं तो उनके साथ उनके 2 पुरुष सेवक भी आते हैं, लेकिन आप एक बार फिर गाना देखिएगा कि जैसे वो अंदर आते हैं तो उसके बाद वो जहां डांस हो रहा है वो उस तरफ नहीं है, वो दीवार को फेस करके खड़े रहते हैं जी। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसका उन्होंने ध्यान रखा, और उसी तरीके से एक एक चीज उन्होंने, मैंने कहा ये गाना, घूमर जो है जैसे गरबा गोलाकार में होता है, वैसे घूमर भी गोलाकार में होता है। वो ये सामूहिक नृत्य है। तो आप उस कोरियोग्राफी में भी देखेंगे तो अधिकतर आपको उसमें गोला ही, मतलब अगर वो सेंटर में है तो उनके चारों तरफ गोला, फिर एक और गोला, इतने अनेक घेरे मिलेंगे, घेरे बने हुए हैं, और या तो 4 या 5 बने हुए हैं। हाँ। तो इसका भी, नृत्य शैली की इस डिटेल का भी उन्होंने पूरा सम्मान किया और उसी तरीके से किया। उन्होंने एक एक स्टेप जो है वो वही है जो आप
वहां पर रानी महारानियों को करते हुए देखेंगे। इस गाने के बाद में जब हम वर्कशॉप करते हैं तो लोग कहते हैं मैम वो सिखाइए ना जो गाना। मैं कहती हूँ नहीं, हम वो फिल्म वाला गाना नहीं सिखाएंगे, जी। पर आप हमसे जो सीख रहे हैं उसके बाद जब आप फिल्म वाला गाना देखेंगे तो कहेंगे अरे यही तो मैंने स्टेप्स यही तो सीखे, मैंने तो सीखा। आपके लिए आसान होगा। तो जी। हम अपने वर्कशॉप में भी फिल्म का गाना नहीं सिखाते, वही सिखाते जो हम सिखाते आए हैं, और लोगों के लिए जो गाना मौलिक फिर है। लोगों के लिए फिर वो सहज हो जाता है। ज्योति जी, अभी आपने जैसे बताया कि संजय लीला भंसाली जी ने बहुत डिटेल में काम किया, लेकिन आपने भाव भंगिमा सिखाते समय, मुद्रा सिखाते समय कितने डिटेल में काम किया और कितना दीपिका पादुकोण ने उसको सीखा? ये भाव भंगिमाएं जहां तक है, उस हर चीज का जोड़ होता है, सामंजस्य होता है उस नृत्य विशेष की शैली से। जी। वो किस भौगोलिक परिस्थिति का है, वो किस जाति विशेष से जुड़ा हुआ है। आई नो लोग कहेंगे कि जातियों की बात हो रही है, लेकिन ये एक सहज बात है। जी। और बचपन से आपको आपका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है। तो राजमाता साहब जैसे बताते थे कि देखो हमको बचपन से ही सिखाया जाता था कि तुमको इस तरीके से बैठना है, तुम इस तरीके से चलोगी, इस तरीके से बातचीत। हम लोग की बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, प्लस हम लोग आसपास अपने घर की और महिलाओं को भी देखते थे। तो जो हम इतने अनुशासन में पलते बढ़ते थे, वो नृत्य करते हुए हम लोग उछल कूद तो कर नहीं सकते हैं, जी। वैसा ही अनुशासित हम नृत्य भी करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा हाथ पैर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, वो बिल्कुल बंद के। दूसरी बात जो उन्होंने खास हमको समझाया, उन्होंने कहा ये नृत्य उस समय से आता है जब सेफ्टी पिन और हेयर पिन नहीं होती थी। अच्छा। आपका भारी लहंगा है, आपका सर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि आपने जो सर पे पल्लू लिया है वो रिस्पेक्ट के लिए लिया है आपने। तो आप जब नृत्य कर रहे हैं और आपका सर खुल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने ओढ़ने का ध्यान भी रखना है। आपका सामने से, क्योंकि सेफ्टी पिन नहीं है, तो जो आपके बाजू के साइड में आपका जो ओढ़ना है, आप वो जिसको कहते हैं बगल में आप दबा के वो नाच रहे हैं। हाथी दांत के आपने चूड़े पहने हुए हैं, तो आप उसमें जैसे भांगड़ा के जैसे हाथ करेंगे तो आप खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि चूड़े पहने हुए हैं आपने। फिर आपने इतने गहने पहने हुए हैं, आपका इतना भारी लहंगा है, क्योंकि आप उत्सव में नृत्य कर रहे हैं, घर का जो भी उत्सव है। तो इसलिए थम के अच्छा सहज, और रेगिस्तान वाली जगह है, तो आप अगर बहुत धमाकेदार नृत्य करेंगे तो आपको प्यास तो लगेगी जी। अब आप कितना पानी पिएंगे, हवा ऐसी है सब। तो इसलिए मध्यम मध्यम ठंडा ठंडा ये नृत्य इस तरीके से किया जाता है। कलाई कैसे मुड़ेगी, कमर की लोच कितनी होगी, ये भी सब वो हमको सिखाते थे। वो कहते थे अगर हम सर पे पल्लू रेल रखा है और आपने झटका दिया अपने सर के पल्लू को, तो आपका पल्लू गिरेगा जी, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन यही काम अगर आप किसी दूसरी जाति विशेष में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनका सर का पल्लू ऐसे नहीं होता, उनका सर का पल्लू पीछे से बंधा हुआ होता है। जी, जी। जैसे अगर आप कालबेलिया वालों का नृत्य देखेंगे तो उनका सर का पल्लू पीछे से बंधा हुआ होता है। उनके गहने भी जो है वो सारे उनके कपड़ों पे सिए हुए होते हैं, टके रहते हैं। अब यहाँ पर आपने राखड़ी पहनी है, कान में इतना है, गले में इतना है, बाजूबंद है, आपके चूड़े हैं, सब कुछ है, और उसमें अगर आप झटाक पटाक नृत्य करेंगे तो आधे गहने तो यहीं बिखर जाएंगे, कुछ कपड़ों में उलझ जाएंगे, तो संभव नहीं है। तो ये एक सांस्कृतिक पेशकश है उस नृत्य के, दर्शाती है मतलब, बिल्कुल नृत्य के माध्यम से आपके सांस्कृतिक परिवेश जो है, आपका जो उठना बैठना है, सब कुछ वो दिखाता है। यही सारी चीजें जब मैं दीपिका को ट्रेन कर रही होती थी तो मैं उनको समझाती थी। मुझे अभी भी याद है कि एक वो सर्कल है कि जब हम डांस कर रहे हैं और वो फिर वो उनको नीचे झुक करके फिर उठना था, तो वो हम कर रहे थे और वो बार बार हो नहीं रहा था। फिर मुझे अचानक ध्यान आया कि ये नहीं होने का कारण क्या है। फिर मैंने ओढ़ना मंगवाया, फिर मैंने ओढ़ना उनको बिल्कुल उसी तरीके से पहनाया जैसे पारंपरिक तरीके से पहना संभाल के उठना है। मैंने कहा आप ये करेंगी, सर्कल लेंगी, नीचे झुकेंगी और वापस आएंगी, पर ये आपका सर नहीं खुलना चाहिए, और ये चीटिंग भी नहीं चलेगी कि घूंघट खींच लिया, मुंह में पकड़ लिया, नहीं, सर पे होना चाहिए और गिरना नहीं चाहिए। अब फिर उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उनको करना था। तो वो एक जैसे ओढ़ना पहना तो बंधन शरीर में वैसे ही आ गया, शरीर ने खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया। एंड जैसे ही उन्होंने वो किया तो मैं बैठी हुई थी, मैं वेरी गुड करके मैं ऐसे ताली बजा के खड़ी हुई। वो भी इतनी खुशी से कूदी कि वाह, नाउ आई अंडरस्टैंड। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये जो बारीकियां उन्होंने जानने की कोशिश की, और उन्होंने ये नहीं कहा, किसी भी वक्त ये नहीं कहती थी कि जाना है कि क्या। मतलब कितनी बार ये होता था कि हम सिखा रहे हैं तो हम सोचते थे शायद थक गई हैं, तो थोड़ा ब्रेक, फिर वो थोड़ा 2 सिप पानी का लेती थी, हम दोनों रुके रहते थे कि विदिन 2 मिनट्स चले आगे करते हैं, तुरंत खड़ी हो जाती थी और फिर सीखती थी। तो पाँव की लचक है, फुटवर्क है कि लेफ्ट ऐसी करना है,
किस तरीके से करना है, लचक कितनी आनी चाहिए, लोच कितनी होनी चाहिए, गर्दन का झटका है या कंधे ऊंचे जाके गिराने हैं या झटका शोल्डर का देना, ये सब चीजें बहुत ही बंद करके उन्होंने सीखी और समझी। हम जैसे है गरबे में जिस जिस उन्मुक्तता से आप नृत्य कर सकते हैं उसमें और घूमर में और नाच में किए जाने वाली जो उन्मुक्तता है बहुत फर्क, उसमें बहुत फर्क है। एक गरबा इसीलिए तो खेलते हैं ना। हाँ, और दूसरा क्या है, गरबे में आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ में पुरुष भी करते हैं। जी। राजस्थान में ये प्रचलन नहीं है और उसका अलग अलग कारण है, पर महिला और पुरुष का नृत्य साथ में कहीं पर भी अब तो खैर सब करते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप में ऐसा नहीं होता है। जितने डिटेल में आप बता रही हैं, संस्कृति की बात कर रही हैं, तो क्या आपने नृत्य सिखाते समय दीपिका जी से भी यही सारी बातें की और उन्होंने समझा इस चीज को, या बिना समझे कर लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल समझाया, बिल्कुल समझाया। एक एक चीज, मतलब मैं जितना समझाती थी उसके बाद उनके अपने भी सवाल होते थे। समझने के बाद वो पूछती थी, अच्छा मतलब ऐसा क्यों, लेकिन ये क्यों, तो वो भी सारी बातचीत होती रहती थी। और जब एक बार जब हम शूट कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन कहा कि आप अपने गुरु की इतनी बात करते हैं, शी हैज बीन अ ब्रेव लेडी, आपके पास उनका नृत्य का कोई वीडियो है क्या? तो मैंने कहा मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे अचानक चली जाएंगी। तो फिर मैंने घर में जाके खंगाला तो हमारे पास एक वीडियो था, तो वो मैं रिकॉर्ड करके लेके गई। एंड वो उसको देख करके वो इतनी मेस्मराइज थी, एकदम अभिभूत जिसको कहते हैं, वो कह रही थी ये कितना खूबसूरत। मैंने कहा शी इज 63 व्हेन शी इज डांसिंग दिस। सो उनका पहला रिएक्शन ये था कि हाँ शी इज 63 बट दैट्स नॉट एनी ओल्डर एज। मैंने कहा नहीं, वो सही बात है, लेकिन आज ये देखिए कि वो ग्रेस उनमें इस वक्त जो है वो मुझ में नहीं है। तो संजय ने भी आके कहा, उन्होंने कहा सर देखिए ये इनकी गुरु। तो संजय ने ऐसे देखा वो डांस, मुश्किल से 10 सेकंड देखा, कहा ज्योति तुम इनके सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने कहा आप उनका मेरा नाम साथ में भी मत लीजिए, क्योंकि हम में इतना अंतर है। वो इतनी खूबसूरत नृत्यांगना थी मेरी गुरु, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब वो हमको बताती थी कि जब हम नृत्य करते थे घर में, तो मेरा और जो वादक कलाकार होते थे हमारी शर्त लगती थी कि तुम ताल रिपीट नहीं करोगे, मैं भंगिमाएं रिपीट नहीं करूंगी। और वो बिल्कुल, वो कहते थे, और फिर पूछो कौन जीता, तो हम कहते थे आप, कि हाँ बिल्कुल मैं जीतती थी। अच्छा। तो वो इतना, वो कहती थी कि फोक फॉर्म को, जो लोक नृत्य है, लोग उसको बहुत नीचे दृष्टिकोण से देखते हैं, सोचते हैं इसमें क्या है, लेकिन हमसे जुड़ा हुआ यही नृत्य है। इन सारी बारीकियों को समझने के लिए दीपिका मुझसे सवाल भी करती थी और समझती भी थी। नैनो वाले नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग होती जलती तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से चिपटी, चंदन से नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन अपने साथ ले गया। नृत्य कलाकार ज्योति तोमर से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप आप सुन रहे थे। ये था पहला भाग। तकनीकी सहायक विनायक तड़वलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।